दोस्तों, इजराइल बड़ी तैयारी के साथ सीरिया के एक गांव में घुसपैठ कर छापेमारी करने गए थे, लेकिन गांव वालों ने मिलकर उल्टा इजरायली सैनिकों पर हमला कर दिया और भीगी बिल्ली की तरह इजरायली फौज भागते नजर आए और अपनी गाड़ी भी छोड़ दिया। कई इजरायली फौजी गंभीर रूप से घायल हो गए। बताएंगे पूरा मामला क्या है, और अगली खबर में आपको बताएंगे सऊदी पाकिस्तान नतमस्तक, फिर अमेरिका के खिलाफ क्यों हो गया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश। बताएंगे क्या है पूरा विवाद, और साथ में आपको बताएंगे यूक्रेन के दूसरे सबसे ताकतवर शख्स के घर छापेमारी, 800 करोड़ की हेराफेरी में फंसे चीफ ऑफ स्टाफ जेलेंस्की के आरोपी दोस्त फरार। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, शुक्रवार की रात इजराइल ने बड़ी तैयारी के साथ सीरिया के बैत जिन गांवों में घुसपैठ की, लेकिन होना कुछ और था। जो खुद दूसरों को डराने निकले थे, वही कुछ ही घंटों में भीगी बिल्ली बनकर पीछे भागने पर मजबूर हो गए। इस पूरी कार्रवाई में 13 इजरायली सैनिक घायल हो गए और उनमें से 3 की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। यानी जिस ऑपरेशन को इजराइल ताकत का प्रदर्शन बताना चाहता था, वो उनकी सबसे बड़ी फजीहत में बदल गया। जैसे कि आप रिपोर्ट में खुद देख सकते हैं, इजराइल का दावा था कि वो यहां इस्लामिक ग्रुप से जुड़े 3 लोगों को पकड़ने आए थे, लेकिन जैसे ही इजरायली सैनिक गांव में दाखिल हुए, गांव वालों ने डटकर मुकाबला किया और हालात ऐसे बिगड़े कि इजराइल की एलिट 55वीं पैरा ट्रूपर ब्रिगेड को जान बचाकर पीछे हटना पड़ा। यानी जो खुद को एलिट बताते हैं, वो गांव वालों की गोलियों से ऐसे इधर उधर भागे जैसे जानवरों को खेत से भगाया जाता है। पीछे हटते वक्त हालात ऐसी थी कि इजरायली फौज अपनी हमवी गाड़ी भी वहीं छोड़ भागी और बाद में अपनी ही छोड़ी हुई गाड़ी को इजरायली वायुसेना ने ऊपर से बम मारकर नष्ट किया ताकि वो किसी के हाथ ना लगे। अब बताइए, कौन सी दुनिया की ताकतवर सेना ऐसी हालत में अपनी गाड़ी पीछे छोड़कर भागती है। गंभीर रूप से घायल 3 सैनिकों में 2 अफसर भी शामिल है। इजरायली सेना का कहना है कि उन्होंने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन, गोलीबारी और इजराइल के हवाई हमलों में कम से कम 13 सीरियाई लोग मारे गए और 25 से ज्यादा लोग घायल हुए। दूसरी तरफ सीरिया का कहना है कि इजराइल लगातार दक्षिणी सीरिया में घुसपैठ, हमले और हवाई बमबारी कर रहा है, खास तौर पर गोलान हाइट्स के पास के इलाकों में। इजराइल हमेशा बहाना देता है सुरक्षा का, लेकिन असल में यह सीरिया की जमीन का खुला उल्लंघन और कब्जे की रणनीति दिखाता है। इसी बीच एक और शर्मनाक वाकया सामने आया। करीब 8 इजरायली बसने वाले सेटलर्स UNDOF लाइन काटकर सीरिया के इलाके में जा घुसे। काटने वाली मशीन से उन्होंने सुरक्षा जोन की तार काटी और बीर अल अजम इलाके तक पहुंच गए। बाद में इजरायली फौज उन्हें वापस लेकर गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या इजरायल अब बसने वालों के सहारे भी सीरिया में अराजकता फैलाने लगा है। एक दूसरी रिपोर्ट में कहा गया कि कुछ बसने वाले माउंट हरमन के इलाके में भी सीरियाई जमीन पर घुस गए। इन सारी घटनाओं को देखकर साफ दिखता है कि इजरायल लगातार दक्षिणी सीरिया में तनाव बढ़ाने और गैर कानूनी कब्जा मजबूत करने में लगा है। वो इस रणनीतिक इलाके से पीछे हटने को तैयार नहीं, बल्कि हमले बढ़ा रहा है। लेकिन बैत जिनकी रात ने एक बात साफ कर दी, जब सीरियाई लोग एकजुट होकर खड़े होते हैं तो इजरायल की एलिट सेना भीगी बिल्ली बनकर पीछे हट जाती है। और यही चीज आने वाले दिनों में इस पूरे क्षेत्र में और बड़ा बदलाव ला सकती है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देश जहां अमेरिका के सामने नतमस्तक है, वहीं दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया ने डोनाल्ड ट्रंप को ट्रेड डील पर झटका दे दिया है। इंडोनेशिया का कहना है कि अमेरिका की शर्तों पर कोई भी ट्रेड डील नहीं होगा, हम अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेंगे। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया ने ऐसे वक्त में अमेरिका को झटका दिया है जब अमेरिका चीन पर नकेल कसने की कोशिश कर रहा है। इंडोनेशिया ने पॉइजन पिल यानी जहर के गोली के प्रावधान को भी सिरे से नकार दिया है। जकार्ता के इस फैसले के बाद अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच तनाव बढ़ सकता है। मई 2025 में अमेरिका ने इंडोनेशिया को हाई टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। इसके बाद इंडोनेशिया ने बातचीत की कवायद शुरू की। अमेरिका ने बातचीत के दौरान एक शर्त रखा। इसके मुताबिक इंडोनेशिया अमेरिका के अलावा किसी और देश के साथ ट्रेड डील नहीं कर सकता है। इस शर्त को एक्सपर्ट पॉइजन पिल्स यानी जहर की गोली कह रहे हैं। इंडोनेशिया ने अब इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया है। इंडोनेशिया का कहना है कि ट्रेड डील के चक्कर में
हम अपनी संप्रभुता नहीं खो सकते हैं। जकार्ता का यह रुख अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है। दोस्तों, सऊदी, कतर, पाकिस्तान, तुर्की जैसे देश अमेरिका के सामने नतमस्तक है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुले मंच पर डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी कर चुके हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और तुर्की के राष्ट्रपति भी ट्रंप से मिल चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इंडोनेशिया ने अमेरिका का खुलकर विरोध क्यों किया। दरअसल इंडोनेशिया चीन के करीब है और उसकी आर्थिक और सामरिक नीति में चीन का दखल रहा है। हाल ही में इंडोनेशिया ने चीन से JF फाइटर जेट का बड़ा डील किया है। अमेरिका की शर्तों को अगर इंडोनेशिया मानता है तो उसे चीन से संबंध तोड़ने होंगे। वर्तमान की सरकार किसी भी सूरत में ऐसा नहीं करना चाहती। ब्रॉडशीट एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया का वर्तमान में चीन का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 147.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। चीन से इतना बड़ा बिजनेस डील इंडोनेशिया किसी भी सूरत में अमेरिका की खातिर नहीं तोड़ना चाहेगा। इंडोनेशिया की आबादी 28 करोड़ है, जिसमें 91% मुसलमान है। दुनिया में मुस्लिम आबादी के मामले में इंडोनेशिया सबसे बड़ा देश है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, यूक्रेन की एंटी करप्शन एजेंसियों ने राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यरमक के घर की तलाशी की है। 2025 की शुरुआत में यूक्रेन में जांच एजेंसियों ने 800 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का खुलासा किया था, जिसमें जेलेंस्की के कई करीबी घिर गए हैं। जेलेंस्की पहले ही 2 मंत्रियों को बर्खास्त कर चुके हैं। कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रपति के एक पुराने बिजनेस पार्टनर तिमूर मिंडिच देश छोड़कर भाग चुके हैं। एर्मिक जेलेंस्की का सबसे करीबी सलाहकार है, इसलिए उन्हें देश का सबसे बड़ा ताकतवर शख्स कहा जाता है। वो अमेरिका और रूस के बीच पीस डील में यूक्रेन की तरफ से बातचीत कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले में घिरने के बाद एर्मिक पर पद छोड़ने का दबाव बढ़ता जा रहा है। हालांकि आज तलाशी के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि उनकी तरफ से पूरी मदद की जा रही और वो किसी केस में आरोपी नहीं। जांच एजेंसियों ने देश की परमाणु ऊर्जा फर्म एनर्जो एटम में टेंडर देने के बदले रिश्वत लेने और सरकारी पैसे की हेराफेरी करने के नेटवर्क को पकड़ा है। एंटी करप्शन एजेंसी ने मिंडिच को इस घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है। उनके नेटवर्क में कई अधिकारी, ठेकेदार और राजनेता शामिल बताए जा रहे हैं। छापेमारी शुरू होने से ठीक पहले तिमूर मिंडिच यूक्रेन छोड़कर विदेश भाग गए। अब एजेंसियां उनकी तलाश कर रही। आरोप है कि अधिकारियों ने बिजली और ऊर्जा के प्रोजेक्ट के लिए रखे गए सरकारी पैसे को निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया। रूस के हमलों से पहले ही यूक्रेन की बिजली व्यवस्था चरमराई हुई। कई शहरों में लोग दिन में कुछ ही घंटे बिजली पा रहे हैं। ऐसे में इस घोटाले ने जनता के गुस्से को और बढ़ा दिया है। यरमक युद्ध के दौरान यूक्रेन की रणनीति बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाते रहे। जेलेंस्की ने उन्हें अमेरिका के साथ बातचीत की जिम्मेदारी दी ताकि वो 28 पॉइंट वाले अमेरिका के पीस प्लान को दोबारा तैयार कर सकें। ट्रंप ने इस प्लान को रूस यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए बनाया है, लेकिन हाल के भ्रष्टाचार मामले के बाद विपक्ष यरमक के इस्तीफे की मांग कर रहा है। इससे पहले यरमक के सहयोगी भी विवादों में फंस चुके हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।